अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहर अली GSTV UK से। और आज हम मौजूद हैं मशहूर जाने मानी हस्ती मज़हर असलम सॉलिसिटर के ऑफिस में, वाइटफील्ड सॉलिसिटर चीथम हिल में। और इनका जो है तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं और इन्होंने थोड़े से ही अरसे में अपना नाम कमाया है। आज हमसे इन्हीं से मालूम करते हैं कि इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे और कहाँ से की। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GSTV। और आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है वो हमें टाइम देने के लिए। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपने किस तरह से अपना जी शुरुआत कहाँ से थैंक की। यू वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने जो है नॉलेज शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी मैंने पाकिस्तान से अपनी जो है ना बेसिक एजुकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन होती है लॉ की, वो की थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, LLB। फिर मास्टर उधर से किया, मास्टर इन इकनॉमिक्स किया मैंने, MA वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। फिर वहाँ मैंने 3 साल तकरीबन एज एन एडवोकेट काम किया। तो बड़ा मैंने एंजॉय किया वहाँ पे काम जो है ना, एंड आई वाज वेरी बिजी ओवर देयर इन पाकिस्तान। फिर मैं 2004 में इधर आ गया इस कंट्री में। यहाँ में मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में LLM किया, और यहाँ पे जो सलिसिटर की क्वालिफिकेशन होती है वो मैंने 2008 में कंप्लीट कर ली। ओवरऑल अगर टोटल मेरा प्रोफेशनल कैरियर देखें तो 20 ईयर होने वाले हैं मुझे एज ए एडवोकेट सलिसिटर काम करते हुए। तो आई एम रियली एंजॉइंग माई प्रोफेशन एंड कैरियर, एंड एंजॉइंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू माई कम्युनिटी। जी, हम जो है वो देखते हैं कि आजकल आपको पता है कि इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। यूके में लॉ, काफ़ी सारे जो हैं लॉ बनाए गए हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है एशियन कम्युनिटी जो हमारे पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से यहाँ पर आना चाहते हैं या दूसरी कंट्रीज से, तो उनके लिए काफ़ी सख्त किस्म के कवायद जो हैं वो बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज किए गए हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इमिग्रेशन में क्या चेंजेस हैं, क्या आसानियां हैं या और मुश्किलात पैदा की गई हैं यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए? जी करंटली जो इमिग्रेशन में ऑलमोस्ट ओवरऑल ना सारा सिस्टम इन्होंने ओवरऑल किया है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आए हैं, पहले भी था लेकिन उसको ज़्यादा इन्होंने इफ़ेक्टिव किया है पॉइंट बेस्ड सिस्टम को, जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे, वर्क परमिट होल्डर आएंगे, बिजनेस पीपल जो एंटरप्रेन्योर है वो आएंगे। और जैसा कि ब्रेग्जिट हो रहा है तो इन्हें अब पीपल और लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये फोकस कर रहे हैं कि एक तो मुल्क की जो इकानमी है ना वो स्टेबल हो। इमिग्रेशन वाले जो हैं लोग ऑलवेज ये हार्ड वर्कर होते हैं और इनकी इकानमी को बड़ी सपोर्ट करते हैं। और जो बिजनेस मैन आएंगे एंटरप्रेन्योर के तौर पे, वो तो डेफिनेटली इकानमी को स्ट्रांग करेंगे और हेल्प करेंगे, क्योंकि दे विल बी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन दिस कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप समझते हैं कि ये जो लॉ है इमिग्रेशन का, उसमें सख्तियां नहीं हैं, यानी कि हम अगर चाहें पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहें, तो हमारे लिए आसानियां हैं या मुश्किलात हैं? क्योंकि बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ों का होना, पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं वैसे इसको इस तरह लेता हूँ, सॉरी, कि जो है ना डिसेंट इमिग्रेंट ये और स्किल्ड माइग्रेंट को देख रहे हैं और लेना चाह रहे हैं, उस लिहाज से तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे इन्होंने कर दिया है। लेकिन उनके लिए जो जेन्युइन माइग्रेंट होंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जिसने यहाँ आके बिजनेस करना है या एजुकेशन लेनी है, उसको तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। मैं इनसे इख्तलाफ या रूल्स जो इन्होंने बनाए हैं, एक जगह पे आपके मेरी जो है ना इनकी जो मैं थोड़ा सा ना कंसर्न है कि वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने स्पाउस वीज़े में भी कर दी है। जो शादी पे लोग आना चाहते हैं ना पूरी दुनिया से, जी। उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए। दो वो बेसिक है कि A1 लेवल है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स जो है ना उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इंसान के, उनकी यहाँ पे बहुत आज़ादी है। लेकिन वहाँ आके ये जहाँ जब इंग्लिश की रेस्ट्रिक्शन लगती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा ब्रिटिश है जो
हॉलीडे पे जाता है, चाइना जाता है, नेपाल जाता है, कहीं भी जाता है और वहाँ वो स्टे करता है। वहाँ से अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, उसको वो लाना चाहता है और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो दैट मीन्स कि वो उसको नहीं ला सकता। तो यहाँ पे आके जो उसकी फ्रीडम थी वो ख़त्म हो गई, जो उसके राइट्स थे वो बड़े डिस्टर्ब हो गए। तो ये इन्हें सोचना चाहिए। एग्जाम्पशन है, लेकिन एग्जाम्पशन वो उस लिहाज से है कि मेंटल इनकेपेसिटी जिनको होगी, जो इंग्लिश लर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक इंसान है, उसने इंग्लिश सीखी नहीं, ना उसको आती है, तो वो शादी कर रहा है एक ऐसे बंदे से कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो इसको ला नहीं सकता और ना ये उधर शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आके बड़ी ना कॉम्प्लिकेशन आती है। जी, तो हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से। आप ये बताएँ कि जो ब्रेक्सिट का आपको पता है आजकल दौर-दौरा है कि हम ब्रेक्सिट से हम यूरोपियन कंट्री से अलहदा हो रहे हैं या हो चुके हैं जो भी। उसका आप बताएँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी, उस पे इसके क्या असर अंदाज़ होंगे कि जो वहाँ के लोग अगर यहाँ पर आकर बिज़नेस करना या हम जो लोग वहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे थोड़ा-सा इसके हवाले से बात करके बताएँ कि ब्रेक्सिट से हम पर, हमारे यहाँ के कानून पर और आम लोगों पर क्या इसके असरात होंगे? जी, ब्रेग्ज़िट जो है ये अफ़ेक्ट करेगा टोटली, जो है ना पूरी इकॉनमी को भी अफ़ेक्ट करेगा और जो पीपल है ना इनको भी और इनकी मूवमेंट्स को भी अफ़ेक्ट करेगा। मैं इसको ना 2-3 हिस्सों में करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं कि इकॉनमी जो है ना, जो इन इकॉनमी जो है ना यूके की, वो काफ़ी जो है ना इसमें अफ़ेक्ट होगी, क्योंकि प्राइसेस जो है ना उनकी कोई गारंटी नहीं किधर जाएंगी। ऑलमोस्ट ये है कि ये इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूरोप से आ रही थी और यूरोप हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस पे फ्री ट्रेड के कानून के तहत और सारी एग्जामेशन काफ़ी मिल रही थी, जो ख़त्म हो जाएंगी। और उस लिहाज से प्राइसेस जो है ना आम डेली जो लोग चीज़ें लेते हैं इसकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जो इमिग्रेशन के लिहाज से वो थोड़ा सा गुड भी है, क्योंकि एवरी कंट्री हैज़ राइट टू कंट्रोल द बॉर्डर्स। तो ये बॉर्डर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं यूके वाले भी, कि पहले था कि कितने ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग टिकट लेते हैं और इधर आ जाते हैं और इस कंट्री में इतनी गुंजाइश नहीं होती फॉर फॉर एग्जांपल कि उसको एक इतने जो लोड है लोगों का उसको हैंडल कर सकें। तो उन्होंने अब बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए एक जो है ना उनको क्राइटेरिया दे दिया कि ये चीज़ें वो करेंगे तब वो आके इधर रहेंगे, और एक डेडलाइन दे दिया कि दिसंबर 2020 तक उन्होंने इधर आके खुद को रजिस्टर करना है और यहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं लाइव करनी है, फिर वो यहाँ पे रह सकते हैं। अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन ईए, जो जैसे होते हैं ना उसी तरह उनको भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि ये जो ब्रेक्सिट है इससे हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर कोई असर, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर के तमाम ममालिक से लोग एजुकेशन के लिहाज से यूके में आते हैं स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी सारी हैं जिनसे लोग मेडिकल्स और दूसरी तरह की जो है स्टडी के लिए आते हैं, तो उस पे कोई फ़र्क पड़ेगा आपके नहीं, ख्याल से? स्टूडेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं कि अब इंक्रीज़ हों, क्योंकि पहले जो इन्होंने ख़त्म किया था ना स्टूडेंट के लिए, कि उनको जब डिग्री कंप्लीट करते हैं ना, पुराने वक्तों में आप कर लें कोई 5-10 साल पीछे जाएं, तो जो स्टूडेंट यहाँ से डिग्री कंप्लीट करता था उसको वर्क परमिट मिलता था, यानी परमिशन टू वर्क भी होती थी उसको। एक वो होता था स्किल्ड कैटेगरी में आके वीज़ा भी यहीं से एक्सटेंड हो जाता था। तो रिसेंटली इन्होंने ये वो जो थी ना स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी, वो ख़त्म कर दी, जिससे स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाने शुरू हो गए। इंग्लैंड आना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि देयर वाज नो फ्यूचर फॉर देम। अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो सितंबर 2021 में जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्हें दोबारा वर्क परमिट जैसी वो पुरानी जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। तो अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे यूके में, क्योंकि वो पढ़ भी सकेंगे, साथ काम भी कर सकेंगे, तो इसलिए उनकी काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके अलावा जैसे ये ब्रेक्सिट है इसके होने से जॉब्स वाले जो लोग हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल यूके में नौकरियां मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जॉब्स है नहीं और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का मसला है और महंगाई बहुत ज़्यादा है।
تو जॉब के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जॉब की गुंजाइश है यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, यूके के जो लोग हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, उनके लिए जॉब्स का जो है वो और निकलेंगी या फिर जॉब्स जो है उनके लिए जॉब मुश्किलात? अपॉर्चुनिटीज जो है इंक्रीज होंगी डेफिनेटली, हुँ, हुँ। क्योंकि जो यूरोप की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे अब काफ़ी ज़्यादा वो वापस मूव हो गए हैं या हो जाएंगे। तो यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल हैं या जहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी जो है ना जॉब की इंक्रीज होगी। तो आप ये बताएँगे कि जो लॉ में नई चेंजेज़ आ रही हैं, उसके हवाले से अगर आप कुछ हमें बताना चाहें कि क्या चेंजेज़ आ रही हैं इसमें और किस तरह की आ रही हैं? उसमें आसानियाँ होंगी या और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को? जी, नई नई चेंजेस मैं इमिग्रेशन के लिहाज से आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि जो पॉइंट बेस सिस्टम है ना पहले भी था, लेकिन उसको ये थोड़ा रिवाइज करके ना ओवरऑल एक मॉडर्न डिसेंट पॉइंट बेस सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे। पॉइंट बेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें उन्होंने वीज़ा इशू करने के लिए एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को कहा हुआ है कि जो 70 पॉइंट अटेन कर लेगा ना स्टूडेंट, उसको वीज़ा ग्रांट कर दें। फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट्स उसके हो गए कि उसने ये डिग्री की हुई है, 10 पॉइंट्स उसके हो गए कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज पास की है, 10 पॉइंट्स हो गए कि उसके बैंक में पैसे हैं, फिर 20 पॉइंट्स उसके हो गए कि उसके पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी है। तो टिक टिक करके जैसे उसने सारे पॉइंट अचीव कर लिए तो वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ये पॉइंट बेस सिस्टम होता है। इसी तरह वर्क परमिट का पॉइंट बेस सिस्टम होगा, इसी तरह बिजनेस वीज़े का पॉइंट बेस सिस्टम होगा। और दूसरे जो है ना स्पाउस वीज़ा होता है या फैमिली विजिट होता है। फैमिली विजिट में हम सुन रहे हैं, अभी ये रिकॉर्ड पे बात आई तो नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कि जो अपील इन्होंने ख़त्म की थी ना फैमिली विजिट वीज़ा में, उसको दोबारा बहाल कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना और केस लोड बढ़ गए हैं जुडिशल रिव्यू के। तो वो हायर कोर्ट जो है काफ़ी बिजी हो गई है। तो वो चाह रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी बंदे को देनी चाहिए कि अगर किसी का फैमिली विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको राइट ऑफ अपील मिले। तो अगर वो वापस हो जाता है और उसको बहाल कर देते हैं, दैट विल बी वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल कम्युनिटी एंड ऑल वर्ल्ड, कि उसमें जो फैमिलीज़ विज़िट करना चाहती हैं वो ज़ाहिर आप इधर कुछ फैमिलीज़ होती हैं, कुछ उधर होते हैं, आधे लोग आधे इधर होते हैं, तो वो एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, मिस करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ उनके प्यारे कहाँ कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, रहन बहन कैसा है, वो पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले बांग्लादेश वाले आके देखना चाहते हैं। तो ये जो राइट है ये इनसे छीना गया था, तो अभी सुन रहे हैं कि ये वापस मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ होगी। इसके अलावा एक बहुत आपको पता है हमारी जो एशियन कम्युनिटी में एक बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ है कि हमारे फैमिलीज़ यहाँ की जो होती हैं वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियों की शादियाँ पाकिस्तान में की जाएं, या इंडिया में या पाकिस्तान में बांग्लादेश में वहाँ से जो लाना है वो अब कितना मुश्किल कर दिया गया, क्योंकि मैंने सुना था कि जो उसकी सैलरी इतनी यानी कि उसका होना चाहिए कि एनुअल जो उनकी सैलरी है और उसके हवाले से और दूसरी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा हमें तफसील में बताएंगे? जी जी, वो एक्चुअली इसको कहते हैं स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़े की इन्होंने एक ना कैटेगरी जो इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया है कि इसके लिए एक इनकम की थ्रेशोल्ड कर दिया है 18,600 पर एनम हो। तो जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों को काफ़ी मुश्किल आई थी शुरू शुरू में, लेकिन अभी जैसा कि इंक्रीज हो गई है सैलरी वैसे ही लोगों की ना, पहले 7 पाउंड समथिंग होता था, अब 885 हो गया, इंक्रीज हो रही है, और 9 पाउंड समथिंग पर आवर जानी है, ये और इंक्रीज होनी है। तो अब जो लोग काम कर रहे हैं ना सही फुल टाइम, वो थोड़ा मीट कर लेते हैं 18,600, या सम टाइम एक पार्ट टाइम एक्स्ट्रा जॉब कर लेते हैं, वो मीट कर लेते हैं। इतनी हर्डल ये नहीं रही। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की है, वो स्टिल उन लोगों को है, स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे उनको एजुकेशन की फैसिलिटी थी नहीं और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको स्टिल स्पाउस वीज़े में बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। इनकम यहाँ पे जो स्पॉन्सर है जो काम कर रहा है ना, वो जो है ना मीट कर ही लेता है क्योंकि सैलरी इंक्रीज हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी मसला रहता है। लेकिन उसमें दो तीन कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पशन भी है। मसलन अगर कोई केयरर है किसी का, किसी की फैमिली मेम्बर में कोई डिसेबल बंदा है, उसके वो केयर अलाउंस ले रहा है, तो उसके ऊपर 18,600 नहीं एप्लीकेबल होगा, उसको फी एग्जाम मिल जाएगी, ये इनकम नहीं शो करनी। और अगर कोई डिसेबल है पर्सन
اور وہ اپنے اسپاؤس کو لانا چاہیے، اس کے اوپر بھی 18,600 اپلائی نہیں ہوتا. تو اس طرح تھوڑی انہوں نے گنجائش رکھی ہے. تھرڈ پارٹی سپورٹ بھی ہے لیکن وہ کوئی کیسز سکسیسفل نہیں ہو رہے. تھرڈ پارٹی سپورٹ ہوتی ہے کہ مثلا کسی کا بردر سسٹر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی ویج سلپ یوز کر کے وہ بھی گارنٹی دے دے کہ میں بھی سپورٹ کروں گا، تو وہ لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو آپ ہمارے جو جی ایس ٹی وی یو کے ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کچھ آپ کو کیسا لگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو اس چینل کو، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں جی گے؟ میں پہلے تو اگین شکریہ ادا کرتا ہوں جی ایس ٹی وی کا، جنہوں نے اپرچونٹی دی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں، اور جو ڈیولپمنٹس لا میں امیگریشن لا میں آ رہی ہیں وہ میں نے شیئر کی. تو تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ اینڈ جو آپ نے کیا ہے. اور یہ جیسے کہ ٹی وی ویب بیس ٹی وی ہے، پوری دنیا میں جائے گا، اور یہ نالج شیئرنگ کا ایک جو آپ لوگوں نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اٹس ویری گڈ اینڈ فینٹاسٹک. میں جی ایس ٹی وی کا بہت مشکور ہوں، اور رانا خالد صاحب کا جنہوں نے یہ ارینج کیا اور اپرچونٹی دی کہ آج ہم ایک نالج شیئرنگ کی جو سٹنگ ہے یہ کر لیں، اور اس کے لیے میں رانا خالد صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور اب جو ہے ہم آپ سب سے اجازت لیتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.